डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम यूकेपीएससी ए का जो एग्ज़ाम 2013 में हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशंस के साथ-साथ मैंने सोर्सेज़ भी फाइंड आउट करने का ट्राई किया है कि ये क्वेश्चंस हैं, ये कौन-सी स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। तो मैंने साथ में सोर्स भी मेंशन किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली ना होके थोड़ा बहुत उनमें मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, तो उनको मैंने सिमिलर से डिनोट किया है। इसमें अराउंड 50% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गुप्ता एंड गुप्ता या आर अग्रवाल की बुक से एग्जैक्टली सेम है या फिर थोड़े बहुत मॉडिफाइड हैं। इसके अलावा अराउंड 10 टू 15% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजीली आपने अगर गुप्ता एंड आर अग्रवाल की है, तो उनमें जो कंसेप्ट सीखे हैं उनसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि ग्रेविटी डैम में बेस विड्थ अगर बी है और रिजल्टेंट है वो b/6 की एसेंट्रिसिटी से पास हो रहा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, उनका रेशियो क्या होगा? तो E की वैल्यू अगर b/6 से कम होती है, या हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट अगर मिडल थर्ड में लाई कर रहा है, तो कहीं पर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, जो भी स्ट्रेसेस होंगे वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। अगर E b/6 के इक्वल है, उस केस में जो कंबाइंड स्ट्रेसेस है वो टेंशन वाली साइड में 0 होंगे, और अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन b/6 है, तो फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस वहाँ पर आएंगे। तो एग्जैक्टली b/6 पे है, तो जो ये कंबाइंड स्ट्रेसेस हम निकालते हैं बेंडिंग के और कंप्रेशन के, इसमें ये 0 हो जाता है। तो इनका रेशियो आ जाएगा इनफाइनाइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 9 है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप होगा? ये टेबल आपको याद रखनी है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर दी है कि 9 से ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग जंप होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि ट्रायंगुलर वियर है, उसका डिस्चार्ज है वो एच की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है? तो ट्रायंगुलर नोच हो या वियर हो, इसके लिए डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल होता है एच रेज टू पावर 5/2 के, और रेक्टेंगुलर में होता है एच रेज टू पावर 3/2 के। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिए है कि कन्फाइंड एक्यूफर में कौन सी कंडीशन अक्कर होती है? कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है कि एक एक्यूफर है, ये टॉप और बॉटम पर कन्फाइंड है एक इम्परमेबल लेयर से, तो इसके कारण इसमें जो वाटर स्टोर होता है वो अंडर प्रेशर होता है। तो सी हो जाएगा, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्राटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि एक ट्रायंगुलर ओपन चैनल है जो कि कैरी कर रहा है डिस्चार्ज 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, डेप्थ ऑफ फ्लो 1.5 मीटर है, बेड स्लोप ये दिया है। अब दिया है कि अगर ओनली स्लोप है वो चेंज हो जाए, डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सेम रहे, तो डिस्चार्ज क्या होगा? अब डिस्चार्ज क्यू इक्वल होता है v इंटू ए के। ए तो सेम रहेगा क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है। v होता है 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2। अब सेम है बाकी सारे पैरामीटर, तो r भी सेम रहेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज नहीं हो रहा है तो r चेंज नहीं होगा, s है वो चेंज हो रहा है, तो q1 अपॉन q2 विल बी इक्वल टू s1 रेज टू पावर 1/2 अपॉन s2 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर आप ये वैल्यूज रखोगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कहीं पर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, डेप्थ है वो 0.6 मीटर है, फ्रॉड नंबर 2 है, तो रेक्टेंगुलर चैनल अगर ये है तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले हैं, आपको जो इजी लगे कन्वीनियंट लगे आप उसको याद रख सकते हो। एक तो होता है एफ स्क्वायर, ये हर टाइप के सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। अगर रेक्टेंगुलर टाइप का चैनल है तो एक ये भी रिलेशन होता है, एफ इक्वल होता है वी अपॉन जी वाई का रूट के। तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर दिया है, डेप्थ दिया है, तो वी निकाल सकते हो आप, और वी निकालोगे तो वी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिर उस इक्वेशन में रख सकते हो स्पेसिफिक एनर्जी की में। जैसे ये आ जाएगा यहाँ पर 2/v रेज टू पावर हाफ 0.6 इंटू 9.8, ये इस फॉर्मूले में हमने रखा, तो यहाँ से v आ जाएगा, और स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई के। तो y की वैल्यू रख देंगे, v का ये रख देंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1.8 मीटर, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी कंजुगेट डेप्थ है 0.25 मीटर और 1.25 मीटर, तो एनर्जी लॉस क्या होगा?
तो सिंपल है, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। काफ़ी बार फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो जाती है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि 1, 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। अब ऊपर आ रहा है y रेज़्ड टू पावर 3, तो नीचे में y स्क्वायर की टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस आएगा वो तो मीटर में आएगा। तो हम यहाँ पर y1 इंटू y2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे, कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल दी है। -0.25 रेज़्ड टू पावर 3, तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1.25। इसको सोल्व करोगे तो 0.8 मीटर, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वी नोच के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो कैसे वेरी करता है। तो वी नोच या ट्रायंगुलर वियर या ट्रायंगुलर नोच सबके लिए एस रेज़्ड टू पावर 5/2 ही होता है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ट्रेपेजोइडल चैनल है जिसकी बेस विड्थ है वो 5 मीटर है, साइड स्लोप है 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है, ये वाटर कन्वे कर रहा है, डेप्थ है वो 1 मीटर है, वेलोसिटी है वो 3.13 मीटर पर सेकंड है। तो फ्लो क्या होगा, कौन सा टाइप ऑफ फ्लो है, तो हमें एफ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब। अब इस तरीके का ट्रेपेजोइडल चैनल है, ये है 5 मीटर, ये साइड स्लोप है 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल और डेप्थ है 1 मीटर। डेप्थ 1 मीटर है तो इसका ट्वाइस ये इधर हो जाएगा 2 मीटर और इसका ट्वाइस इधर हो जाएगा 2 मीटर। तो ऊपर की जो टोटल डेप्थ है, ये ऊपर की टोटल डेप्थ हो जाएगी 5 + 2 + 2 9 मीटर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम Q अपॉन A है उसको V लिख दें, तो ये V स्क्वायर इंटू टी, नीचे A स्क्वायर तो Q अपॉन A में चला गया, एक A बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, एफ आर विल बी इक्वल टू V अपॉन मल्टीप्लाई बाई ये T अपॉन जी ए का रूट। V दिया है 3.13, T यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 9 मीटर, डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू एरिया आ जाएगा इसका एरिया हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाई बाई टॉप साइड और बॉटम वाली साइड प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो 9 प्लस ये 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7 आ जाएगा एरिया। तो यहाँ पर 7 रख देंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.133 कुछ आएगा, तो ये सुपर क्रिटिकल होगा आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्रिटिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है जो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में भी। प्री टेंशनिंग जो होता है उसमें हम M40 मिनिमम यूज करते हैं और पोस्ट टेंशनिंग में करते हैं M30। अब क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम प्री स्ट्रेस में कौन सा करते हैं, तो दोनों ही प्री स्ट्रेस है, इनमें मिनिमम है या M30 है, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या होगा अगर हम Fe415 का जो स्टील है वो यूज कर रहे हैं। तो माइल्ड स्टील के लिए होता है 0.15% और HYST के लिए होता है 0.12%। तो 415 और 500 के लिए हो जाएगा 0.12%, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो टोवी है, वो एक्सीड कर रहा है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से, तो शियर रेनफोर्समेंट कितने शियर के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे। तो डिजाइन शियर से टोसी जो है ये इतना शियर स्ट्रेंथ है कि कंक्रीट वो बिना किसी रेनफोर्समेंट के वो शियर स्ट्रेंथ है उसकी, वो उतना शियर स्ट्रेस कैरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है और उसमें हमने रेनफोर्समेंट कितना दिया है, जो मेन रेनफोर्समेंट दिया है। अब अगर कहीं पर इस शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है उतना शियर स्ट्रेसेस कैरी करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी टोवी माइनस टोसी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के वायर्स हम यूज करते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या कंसेप्ट है कि हम इसमें वायर्स डालते हैं अंदर और हम उनको स्ट्रेच करते हैं, इस तरीके से खींचते हैं दोनों साइड से, इसको खींचते हैं तो ये कंक्रीट को कंप्रेस करते हैं और इस कारण कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाते हैं। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने का क्या बेनिफिट होता है कि कंक्रीट है वो टेंशन में वीक होती है
तो जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आने हैं, हमने पहले से वहीं पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोवाइड करा दिए। तो अब क्या करेंगे, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये उनको काउंटर बैलेंस करेंगे, उनको कैंसल कर देंगे। तो मेन पर्पस क्या है इनका, टू इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि नीचे जो ऑप्शन में लॉसेस दिए हैं, इनमें से कौन से ऐसे लॉसेस हैं जो ओनली फोर्स्ड टेंशनिंग में अकर होते हैं। दो टाइप की प्री स्ट्रेसिंग होती है। एक में तो क्या करते हैं, पहले वायर्स को लेते हैं और उनको खींचते हैं स्ट्रेच करके, उसके बाद कंक्रीट प्योर की जाती है और कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करती है। ये तो हो गया प्री टेंशनिंग। दूसरे में क्या हो गया कि पहले कंक्रीट को सेट करवा लिया, उसके अंदर होल्स छोड़ दिए हमने वायर्स के लिए, स्पेसेस, खाली स्पेसेस छोड़ दिए, और उसके बाद कंक्रीट के स्ट्रेंथ गेन करने के बाद में हम यहाँ पे ये वायर डालते हैं और इनको स्ट्रेच करते हैं। इनको स्ट्रेच करके यहाँ पर एंकर कर देते हैं इनको, और फिर कट कर देते हैं। तो फ्रिक्शन लॉसेज और एंकरेज लॉसेज या एंकरेज स्लिप लॉसेज हैं, ये ऐसे हैं जो कि पोस्ट टेंशनिंग में ही अकर होते हैं। क्यों होते हैं कि प्री टेंशनिंग में तो जब हमने ये रखा है यहाँ पे वायर, तो उस टाइम यहाँ पर कंक्रीट थी ही नहीं कोई, तो कोई फ्रिक्शन फोर्सेस लगे ही नहीं। लेकिन जब पोस्ट टेंशनिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंक्रीट प्रेजेंट है और उसके अंदर हम स्टील के वायर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जो हम स्टील के वायर्स को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्सेस लगा रहे हैं, उनमें कुछ पोर्शन है वो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है, तो उतना फोर्स है वो कंक्रीट को कंप्रेस करने के लिए फोर्स कम मिल रहा है। तो ये फ्रिक्शन लॉसेज हो गए। और काफ़ी बार जब हम यहाँ पर एंकर करते हैं, तो एंकर करने के टाइम थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है वापस से, तो ये एंकरेज लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि सर्कुलर कंक्रीट कॉलम है, उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो कितना होता है। तो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, इसमें तो मिनिमम हम 4 बार चारों कॉर्नर्स में प्रोवाइड करा देते हैं। और सर्कुलर कॉलम होता है, उसमें 6 बार्स प्रोवाइड की जाती हैं मिनिमम। और कॉलम्स में मिनिमम जो डाया रखा जाता है रेनफोर्समेंट बार का, वो रखा जाता है 12 mm, क्योंकि बहुत ही कम डाया के अगर हम बार्स यूज करेंगे तो उनमें बकलिंग होने के चांसेस हैं। और मिनिमम जो रेनफोर्समेंट की गाइडलाइन है वो ये है कि 0.8% ऑफ टोटल एरिया है वो रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया हो गए आप, एक तो मिनिमम 0.8% से जो निकाल रहे हैं, दूसरा मिनिमम हमें 12 mm डाया की बार यूज करनी है। सर्कुलर सेक्शन है तो 6 बार तो हमें यूज करनी पड़ेंगी। इसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो क्या होगा एक कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये। तो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये लिमिटेशंस लगाते हैं। और 10 मीटर का तक का अगर स्पान है तो कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 होता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग है कहीं पर, तो मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए वहां पर एजेस में फाउंडेशन का। तो फुटिंग की एजेस के लिए इन जनरल तो होता है 150 mm, अगर फुटिंग को सोइल पे रख रहे हैं तो। और अगर पाइल पर फुटिंग है तो उस केस में होता है 300 mm। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम अगर है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो टाइड कॉलम के कंपैरेटिवली कितनी परसेंट होती है, लेस होती है, ग्रेटर होती है। तो हेलिकुलर रेनफोर्समेंट होता है उसमें इस तरीके से रेनफोर्समेंट पकड़ाते हैं, जैसे कोयल होता है उस तरीके से जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसके कारण 5% इंक्रीज हो जाती है इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो। तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि कंक्रीट की फुटिंग को डिजाइन करने के लिए हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा अज्यूम करते हैं। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिफॉर्म लेते हैं। यहाँ पे आपने एसएफडी, बीएमडी देखे होंगे, कंबाइंड फुटिंग के। तो लो हम इस तरीके से मानते हैं कि स्ट्रेसेस इस तरीके से यूनिफॉर्मली लग रही हैं थ्रू आउट द एरिया। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि आरसीसी का वाटर टैंक है उसमें हुप टेंशन है वो कौन सा कंपोनेंट रेजिस्ट करता है। तो कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें टेंशन है वो स्टील ही रेजिस्ट करता है, तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि जो क्यूब की जो स्ट्रेंथ है और एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है उनमें क्या रेशियो लेते हैं, या फिर क्यूब की स्ट्रेंथ को हम कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करें
तो हमें स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मिलेगी। लैब में जो हम क्यूब की स्ट्रेंथ निकालते हैं, एक्चुअल में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती फील्ड में जब हम काम करते हैं तो डिज़ाइन जब हम करते हैं, तो जो क्यूब की स्ट्रेंथ है उसका 0.67 ही कंसीडर करते हैं हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को। तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है जो आरसीसी मेंबर्स को डिज़ाइन करने का, ये कौन-सी अप्रोच है? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें हम अज़्यूम करते हैं कि जो कंक्रीट और स्टील है वो बॉन्डेड है एक साथ में और वो एज़ ए कंबाइंड मटेरियल बिहेव कर रहे हैं और वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और हम अज़्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो लोड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, ये सारे हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी लोड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और परमिसिबल स्ट्रेसेस वगैरह हैं, ये हमें एक्यूरेटली नोन होते हैं। जबकि लिमिट स्टेट मेथड है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक है। वहाँ पर जो लोड है वो प्रोबेबल लोड है और प्रोबेबल स्ट्रेंथ है मटेरियल की। तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को असेस करने के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए? तो कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर लेते हैं कंक्रीट में 1.5 और स्टील में लेते हैं 1.15। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि आरसी कॉलम है एक, तो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है, उनकी पेरिफेरी के अलोंग जो स्पेसिंग है वो क्या होनी चाहिए? तो आईएस कोड में दिया है ये होता है 300 mm, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील है? तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है 0.362 BFCK, ये MU का फॉर्मूला है। फिर अगर हम XU की वैल्यू मैक्सिमम वाली लें तो लिमिटिंग का आ जाएगा। लिमिटिंग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। अगर XU की मैक्सिमम वाली लिमिटिंग वाली वैल्यू लेंगे तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 0.362, एफ बी को बी रखना है, FCK को लिख देंगे 25, XU लिमिटिंग है, Fe 500 का अगर स्टील है तो इसके लिए होता है 0.46 D। तो XU की जगह 0.46 D लिख देंगे, D माइनस 0.46 इंटू 0.42 D, D माइनस 0.42 इंटू 0.46 D, तो BD स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचता है इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.35, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक स्क्वायर कॉलम है जिसका ये सेक्शन है, रेनफोर्स्ड उसमें किया हुआ है 25 mm की बार से और 16 mm की बार से, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो क्या होगा? तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का मिनिमम डाया रखा जाता है 6 mm और दूसरी गाइडलाइन है कि जो ग्रेटर वाला मेन रेनफोर्समेंट है उसका डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो फिर हम 8 mm ले लेंगे। अब स्पेसिंग डिसाइड करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं, एक तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो यहाँ पर है 350, इसके अलावा 16 इंटू जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है उनका डाया यहाँ पर लेंगे मिनिमम वाला, 16 इंटू 16 हो गया क्योंकि 16 mm की भी बार है, और थर्ड होता है 300 mm। तो इनमें से जब करोगे तो 256 आ रहा है। एग्जैक्टली तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर आप ये कर सकते हो कि 8 mm का तो डाया हो गया, स्पेसिंग जो सबसे कम वाली है वो रख लें, तो फिर बी को आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए है कि वन वे स्लैब है, उसमें मेन रेनफोर्समेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं? तो ये जैसे कोई वन वे स्लैब है तो इसमें इस तरीके से मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और दूसरी डायरेक्शन जो है लार्जर वाली डायरेक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए है कि कोई बीम है वो बॉन्ड में फेल हो रही है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे, क्योंकि कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग होती है वो यहीं पर होती है।
तो अगर कहीं पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो हम बार बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखें, नंबर ऑफ बार्स को अगर बढ़ा देते हैं तो उस केस में हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि कोई सर्कुलर वाटर टैंक है, डी उसका डायमीटर है, एच डेप्थ ऑफ वाटर है विथ फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, वाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है, तो हूप टेंशन क्या होगा? तो हूप टेंशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के लिए होता है पी डी बाई टू। एच डेप्थ ऑफ वाटर है तो प्रेशर हो जाएगा, ये वाई लिखा है, आई थिंक गामा होगा शायद, तो वाई लिख देते हैं, वाई इंटू एच इंटू डी बाई टू, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें दिया है कि टी बीम है, उसकी इफेक्टिव विड्थ क्या होगी, बट टी बीम यहाँ पर दी नहीं है, तो दी होती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, L0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 इंटू डी एफ। डी एफ है ये फ्लेंज है उसकी विड्थ है, बी डब्ल्यू वेब की विड्थ है, और L0 या एल नोट जो है ये उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जिन पर वो जो मोमेंट है वो जीरो है। क्वेश्चन 31 में दिया है कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, 300 mm विड्थ है, 750 mm इफेक्टिव डेप्थ है, इतना रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, ये मॉड्यूलर रेशियो है, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो हम एरिया का जो मोमेंट है वो इक्वेट करते हैं दोनों साइड। तो ये अगर कोई बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है x, और यहाँ रेनफोर्समेंट है, इसकी जो डेप्थ है ये है d, ये कंप्रेशन साइड है, तो कंप्रेशन साइड की कंक्रीट का एरिया तो है b इंटू एक्स, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट हो जाएगा इंटू एक्स बाई टू। यहाँ पर AST है वो स्टील का एरिया है, इसको है अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया, इसका मोमेंट लेंगे तो d माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें अब ये डिस्टेंस लेनी है, और यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखोगे 300 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, m 15 दिया है, ये 2000 दिया है, ये 750 माइनस एक्स। आपके पास जो कैलकुलेटर अलाउड है वो सिंपल वाला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें सोल्व होगी नहीं, आप ऑप्शंस में रख रख के ट्राई कर सकते हो कि कौन सा है वो एक्यूरेट है। 300 mm आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 32 में दिया है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है जिसकी साइज है 300 mm बाई 900 mm, इसको प्री स्ट्रेस कर रहे हैं कि इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 810 किलो न्यूटन, उससे एसेंट्रिसिटी है 360 mm मिड स्पान से, तो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस क्या होंगे? तो ये एक बीम है, इसमें जब हम इसको एज ए बीम यूज करते हैं तो इसमें नीचे आता है टेंशन, ऊपर आता है कंप्रेशन, तो जब हम प्री स्ट्रेस करते हैं तो हम एसेंट्रिसिटी इस तरीके से रखते हैं कि जहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है वहां पर प्री स्ट्रेसिंग के कारण टेंशन आ जाए, और टेंशन आ रहा है वहां पर प्री स्ट्रेसिंग के कारण कंप्रेशन आ जाए। अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे टॉप फाइबर का, अगर एसेंट्रिसिटी पे कोई लोड लग रहा है तो कंबाइंड जो बेंडिंग स्ट्रेसेस और डायरेक्ट स्ट्रेसेस के जो कंबाइंड स्ट्रेसेस आएंगे उनका फॉर्मूला होगा P अपॉन बी डी 1 प्लस माइनस 6 E अपॉन डी। टेंसल वाले जोन के लिए माइनस आएगा, कंप्रेशन वाले जोन के लिए प्लस आएगा, तो हमसे टेंसाइल पूछे तो हम माइनस रखेंगे यहाँ पे, तो P अपॉन बी डी 1 माइनस 6 E बाई डी। यहाँ पर जब आप सारे पैरामीटर्स की वैल्यू रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा -4.2, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में दिया है कि राफ्ट फाउंडेशन है वो कहाँ पर यूजफुल है, तो जहाँ पर सोइल की बीयरिंग कैपेसिटी कम हो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन में जो एरिया है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसके कारण जो प्रेशर आता है बॉटम पे वो कम हो जाता है। अगर हैवी लोड्स को कॉलम्स के थ्रू में ट्रांसफर करना है तो हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। एक और बेनिफिट है इसका राफ्ट फाउंडेशन का, ये सारी फुटिंग ऑफ कॉलम्स जो है एक ही फाउंडेशन पे टिके हुए हैं, तो इसके कारण सेटलमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो कोई भी ऐसा सुपर स्ट्रक्चर जहाँ पर हम डिफरेंशियल सेटलमेंट अलाउ नहीं कर सकते वहां पर भी राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो सी भी करेक्ट है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए हैं कि एक कॉलम का केस है जिसमें उसकी मिनिमम डायमेंशन है 200 mm, और रेनफोर्सिंग बार जो हम यूज कर रहे हैं वो 12 mm से एक्सीड नहीं कर रही हैं, तो नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड किया जाएगा? इन जनरल जो कॉलम के लिए नॉमिनल कवर प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 40 mm,
और ये जो बार हम यूज़ कर रहे हैं उसके डाया से कम नहीं होना चाहिए, जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्सिंग बार हैं, उनके डाया से कवर कम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि अगर कोई ऐसे कॉलम है जिनकी मिनिमम डायमेंशन है वो 200 mm है और वहाँ पर हम ऐसी रेनफोर्सिंग बार यूज़ कर रहे हैं जिनका डाया 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो नॉमिनल कवर हम 25 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये स्पेशल क्वेश्चन में पूछा है, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि लिमिट स्टेट मेथड होता है जो डिजाइन का, उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो टॉप मोस्ट फाइबर से कितनी डिस्टेंस पे होता है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का कंक्रीट में ब्लॉक बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.45 एफसी के और इसका सेंट्रोइड होता है वो टॉप से 0.42 एक्सयू डिस्टेंस पे लाई करता है। ये डायग्राम तो पूरा आपको याद होना चाहिए, पूरी पिक्चर सारे डायमेंशंस, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, डीडीएस उसका इफेक्टिव कवर है, जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है उसका, एक्स एम है वो न्यूट्रल जो एक्सिस है उसकी डेप्थ है, तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पे स्ट्रेन कितना होगा। तो ये केस है डबली रेनफोर्स्ड बीम का, ये यहाँ पर कंप्रेशन वाला रेनफोर्समेंट है, इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर का टॉप फाइबर से वो डी डेस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर और ये स्ट्रेन डायग्राम है। अब यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम निकालने के लिए हम कॉम्पेटिबिलिटी वाली इक्वेशन लगाते हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो कंक्रीट है उसमें जो स्ट्रेन है और स्टील में जो स्ट्रेन है वो सेम होगा। वो पॉइंट है ये न्यूट्रल एक्सिस पे है और हमें पता है कि कंक्रीट में टॉप मोस्ट जो फाइबर है वहाँ पर स्ट्रेन होता है 0.0035, ये डिस्टेंस है डी डेस ये वाली और ये डिस्टेंस है एक्स यू। अब यहाँ पर ये ओ ए बी जो ट्राइंगल बन रहा है और ओ ए डेस बी डेस जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलर ट्राइंगल है, इनके ये वाले एंगल सेम है, ये वाले एंगल अगर सेम है तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो सेम होगा। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए होगा एक्स यू अपॉन 0.0035 और अगर ये अंदर वाला ओ ए डेस बी डेस वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स यू माइनस डी डेस, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एक्स यू माइनस डी डेस अपॉन ई एस सी, जो कि ई एस सी यहाँ पर स्ट्रेन है, तो ये हम निकाल सकते हैं इससे, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस डी डेस अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035, तो बी हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि एक आरसी बीम है और एफ 415 ग्रेड का स्टील अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। तो वैसे तो ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का 0.0035 0.0055 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस मल्टीप्लाई बाई डी। बट ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं तीनों केसेस के लिए। 450 के लिए ये वैल्यू होती है 0.48 डी, 250 के लिए होती है 0.53 डी और 500 के लिए होती है 0.46 डी। तो ये हो जाएगा 415 के लिए ऑप्शन बी डी। क्वेश्चन नंबर 38 में दिए है कि टेंशन की जोन में जो बार है स्टील की बार्स हैं वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए है कि एक टी बीम है तो उसमें मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट है, ये किससे लेस नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगुलर के लिए होता है ए एस टी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। अब जगह अगर रेक्टेंगुलर की जगह इस टाइप से टी बीम है तो टेंशन रेनफोर्समेंट तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ की जो विड्थ है वो लेंगे हम, वेब की विड्थ लेंगे यहाँ पे बी की जगह पे, तो डी हो जाएगा करेक्ट। और ये मिनिमम रेनफोर्समेंट हम क्रैक्स वगैरह हैं जो श्रिंकेज और टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि कंक्रीट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, तो 5000 रूट एफ सी के होता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि कंजुगेट बीम जो मेथड होता है उसमें कोई फिक्स्ड सपोर्ट है अगर रियल बीम में, तो वो कौन सा सपोर्ट बनेगा कंजुगेट बीम में। तो कंजुगेट बीम एक इमेजरी बीम होती है जिसकी डायमेंशंस तो सेम होती हैं
जो ओरिजिनल बीम है उसके, बट उस पर जो लोडिंग लग रहा है वो इक्वल होता है बेंडिंग मोमेंट है जो बीम का एम डिवाइडेड बाई ई आई। कहीं पर भी उस पर जो लोडिंग लगेगी वो जो ओरिजिनल बीम में बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस सेक्शन पे, उसको ई आई से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल होगी। ओरिजिनल बीम को कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए एक तो ये लोडिंग की कंडीशन चेंज हो गई, दूसरा सपोर्ट्स की कंडीशन चेंज होती हैं। जो फिक्स्ड है ओरिजिनल बीम में वो फ्री हो जाता है कंजुगेट बीम में, जो फ्री है वो फिक्स्ड हो जाता है, और पिन और रोलर अगर है तो ये सेम रहता है। तो फिक्स्ड है तो फ्री सपोर्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिए है कि एक कंपोजिट बार है, स्टील और कॉपर की बनी हुई है, इसको हीट करते हैं तो कॉपर पर क्या इफेक्ट आएगा। तो होता क्या है कि कॉपर का जो थर्मल एक्सपांशन का जो कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टील। अब ये तो ज़्यादा एक्सपैंड होना चाह रही है, और जो स्टील वाली है ये कम एक्सपैंड होना चाह रही है। ये भी थर्मल स्ट्रेसेस के कारण एक्सपैंड तो हो रही है, बट इसका कोफिशिएंट कम है तो ये कम स्ट्रेन आएगा इसमें। अब ये दोनों जुड़ी हुई है साथ में, तो अलग-अलग तो एक्सपैंड कर नहीं सकती। तो स्टील बार इंडिविजुअली जितना एक्सपैंड होती उससे थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि कॉपर साथ में जुड़ा और उसको एक्सटेंड कर रहा है। कॉपर के साथ क्या होगा कि इंडिविजुअल जितना एक्सपैंड कर सकता था थर्मल स्ट्रेसेस में, उतना अब नहीं करेगा, उससे कुछ कम करेगा क्योंकि स्टील भी साथ में जुड़ा हुआ है, उसका एक्सपेंशन जो है वो कम है। स्टील क्या कर रहा है, कॉपर वाले को कंप्रेस कर रहा है क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कम है, तो ये तो इसको करेगा कंप्रेस। और जो स्टील वाली है ये होगी टेंसाइल में कॉपर के कारण, कि एक्चुअल में इसका इंडिविजुअल जो है उससे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये कॉपर वाला है, ये इसको स्ट्रेच कर रहा है। तो कॉपर वार विल बी इन कंप्रेशन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि एक 3 हिंज्ड सिमेट्रिकल आर्क है जो इस तरीके से लोडेड है और हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 3 हिंज तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम होती है आर्क की, कि आप इस हिंज के अबाउट 2 इक्वेशन लिख सकते हो, इस हिंज के अबाउट 2 इक्वेशन लिख सकते हो। तो 4 अननोन है, 4 आप इक्वेशन लिख सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए हम ए के अबाउट मोमेंट को 0 करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी आर बी इंटू 8 इज इक्वल टू 2p इंटू ये डिस्टेंस है 5 मीटर यहाँ तक की, तो 5 हो गया। तो आर बी यहाँ से आ जाएगा 10p डिवाइडेड बाई 8। आर बी इतना आ गया तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 2p माइनस 10p बाई 8, तो आर बी 1.25p आएगा और आर ए आ जाएगा 0.75p। अब यहाँ पर भी हिंज लगी है तो इसके अबाउट में मोमेंट 0 होगा। इसके अबाउट मोमेंट आ रहा है एक तो जो आर बी यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है इसका, और एक जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पर बी पे है इसका। इसके अलावा कोई यहाँ पर इस हिंज के अबाउट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का कंसीडर करते हैं तो कोई भी लोडिंग नहीं है, तो इन दोनों के कारण मोमेंट होगा आर बी है वो इस तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, एच बी है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। अब हमारे पास यहाँ का आर ए का रिएक्शन आ गया 0.75। हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो हम जो टॉप वाला ये हिंज है इस हिंज के अबाउट मोमेंट 0 कर देंगे। इस हिंज के अबाउट एक तो मोमेंट ये आ रहा है 0.75 के कारण, और एक आएगा ये एच ए जो लगेगा इसके कारण। 0.75 वाले के कारण मोमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं 0.75 इंटू 4। एच ए के कारण एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस हो जाएगा। एच ए इंटू डिस्टेंस इस हिंज और इसके बीच की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली 1.5 मीटर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो एच ए यहाँ से आ जाएगा 0.75 इंटू 4 अपॉन 1.5, तो ये 2 और ये आ जाएगा 2p, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 44 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिड स्पैन पर हमें पूछा है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि यूनिट लोड मेथड यूज करना है, बट ऑब्जेक्टिव में ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप कोई सा भी मेथड यूज करो, क्या पता चल रहा है एग्जामिनर को। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इस केस के लिए होता है WL⁴ अपॉन 384 EI। तो डी हो जाएगा क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन है करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि एक फिक्स्ड बीम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और 2 लोडिंग लग रही है ऐसे 1/3 पॉइंट पे W और W, और पूछा है कि फिक्स्ड एंड जो है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा।
इसको हम 2 सिंपल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक कर सकते हैं कि एक तो इस तरीके से एक बीम है जिसमें मोमेंट लग रहा है, प्लस दूसरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिस पर ये लोडिंग लग रही है। सिंपली सपोर्टेड और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि सिंपली सपोर्टेड में मोमेंट्स नहीं आते हैं एंड्स पे और यहाँ पर मोमेंट आ रहे हैं, तो हमने इसको 2 सिंपल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ पर M/EI डायग्राम निकालेंगे और उससे थीटा निकालेंगे और इन दोनों एजेस पे थीटा है वो 0 होगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं आएगा इन दोनों पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे मोमेंट m लग रहा है अगर फिक्स्ड एंड पे, तो ये M/EI डायग्राम इसका हो गया। इसको अगर हम सिंपली सपोर्टेड वाला जो स्ट्रक्चर में कर रहे हैं ब्रेक, तो वो सिंपली सपोर्टेड वाला स्ट्रक्चर होगा, उसमें मोमेंट आएगा इन दोनों पॉइंट्स पे W × L/3, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पर W वेट लग रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो रिएक्शन दोनों W आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी W आएगा। फिर यहाँ से लेके इस वाले क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट देखेंगे तो ये आ जाएगा W × दिस डिस्टेंस जो कि है L/3। अब ये वाले जो मोमेंट है ये होगिंग कॉज करेंगे तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ये वाला है ये मोमेंट है ये स्वेगिंग वाला है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। थीटा ए और थीटा बी का अगर डिफरेंस निकालें तो दोनों ही 0 है, तो थीटा बी माइनस थीटा ए है वो 0 के इक्वल होगा और ये इक्वल होगा एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। अब इसका M/EI डायग्राम क्या होगा, M मोमेंट है तो M/EI, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया इसका सिंपल ही हो जाएगा, इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है नेगेटिव, प्लस इस वाले का M/EI डायग्राम का एरिया लेंगे L + L/3 बाई 2, रेक्टेंगल सॉरी ट्रेपेजोइडल बन रहा है तो ये वाली डायमेंशन तो है L और ये टॉप वाली है L/3, तो A + B/2 मल्टीप्लाई बाई इसकी जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच की, जो कि यहाँ पर हो जाएगा WL/3EI। WL/3 है मोमेंट और M/EI हमें लिखना है यहाँ पर, तो WL/3EI हो गया। इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर EI से EI कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया और M इक्वल आ जाएगा 2WL/9, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 में दिया है कि एक बीम है जो कि एक एंड ए पर हिंज्ड है और बी पॉइंट पर फिक्स्ड है। अब अगर मोमेंट लगाए हैं एम पॉइंट ए पर हिंज्ड वाले एंड पे, तो फिक्स्ड वाले एंड पे कितना मोमेंट डेवलप होगा, तो यहाँ पर अगर मोमेंट एम लगता है तो इसका कैरी ओवर यहाँ पर हाफ जाता है और सेम साइन का होगा तो +m/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर पूछा है कि क्लॉकवाइज जो स्लोप है उस पर ए और बी पॉइंट के बीच में क्या चेंज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ए एंड है वो फिक्स्ड है तो यहाँ पर स्लोप भी 0 होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो जो बी पॉइंट का स्लोप है वो ही थीटा बी माइनस थीटा ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा ए तो 0 है और बी पॉइंट के स्लोप का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है WL²/2EI, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि एक बीम है उस पर शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा। इस तरीके से होता है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होता है और एजेस पे मिनिमम 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसके और ऊपर उस पर एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है मिड स्पान पे। अब अगर बीम के जो डायमेंशन है विड्थ और डेप्थ इनको डबल कर दें तो सेम जो लोड है वो है, सेम बीम है, बस डायमेंशन चेंज किए हैं, तो मिड स्पान पर कितना रिड्यूस हो जाएगा जो डिफ्लेक्शन है वो। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड तो इसके लिए डिफ्लेक्शन का सेंट्रल पॉइंट पे लोडिंग अगर लग रही है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है WL³/48EI, जो सेंटर पॉइंट पे होगा। तो अगर बाकी सारी चीजें सेम है L, E, W, तो I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा, ये हम कह सकते हैं Δ1/Δ2 विल बी इक्वल टू I2/I1। I2 हो जाएगा 1/12 2B 2D का क्यूब, I1 है 1/12 BD क्यूब, पहले BD थे डायमेंशंस अब 2B 2D कर दिए, तो Δ1/Δ2 विल बी इक्वल टू, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब तो आ जाएगा 16, तो Δ2 हो गया Δ1/16।
क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट होगा ये डेल्टा 1 का। तो हमने मान लिया कि डेल्टा 2 है वो x% है डेल्टा 1 का। तो डेल्टा 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 2 इक्वल है डेल 1 अपॉन 16 के, और यहाँ से x आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16, 6.25। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, रिड्यूस्ड टू पूछा है तो मतलब कितना हो गया है, रिड्यूस्ड बाई मतलब कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट पे लोडिंग लग रही है, तो मिड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा होता है PL³/48 EI, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 में दिया है कि यहाँ पर ये डायग्राम में जो ट्रस्ट दिया है इसके मेंबर्स AC और AB, इनमें फोर्सेस कितने होंगे। तो बी पॉइंट का अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो अगर AB में कोई फोर्स हुआ तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स भी होना चाहिए, और यहाँ पर BC है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसका हॉरिजॉन्टल में तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही ये है कंपोनेंट, एक ही ट्रस है का मेंबर है, तो फिर इसमें फोर्स 0 हो जाएगा AB में। अब AB में 0 हो गया, अब इसमें अगर 0 है तो इस वाले में भी 0 होंगे, AC में 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर C पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखें तो P और जो ये दूसरा मेंबर है BC, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो अगर AC में कोई फोर्स होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है ही नहीं, दो यहाँ पर फोर्सेज हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसके कारण AC भी 0 होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि एक कॉलम है जिसकी लेंथ L है, एक एंड पे फिक्स्ड है, दूसरे पे फ्री है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तो 2L होता है इस केस के लिए, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 53 में दिया है कि एक होलो सर्कुलर सेक्शन है जिसका आउटर डायमीटर कैपिटल D है, इनर डायमीटर स्मॉल d है, तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है। तो Z होता है सेक्शनल मॉड्यूलस, ये इक्वल होता है I/y के, ये निकलता है इस वाले फॉर्मूले से M/I इज इक्वल टू F/y। तो I/y जो है वो हो जाता है Z। यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टॉप और बॉटम फाइबर हैं उनसे उनके न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो अगर होलो सर्कुलर सेक्शन होगा तो इसके लिए I तो हो जाएगा π/64 d⁻⁴ माइनस d⁻⁴, और इस तरीके से होगा ये सेक्शन, ये स्मॉल d है, ये कैपिटल D है, तो ये वाली डिस्टेंस है जो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप की, ये हो जाएगी कैपिटल D का /2, कैपिटल D/2, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल D/2। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये कंप्लीटली नहीं है ये ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 54 में दिए है कि एक बीम है तो उसमें कोई भी लोड है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 54 में दिए है कि एक बीम है जिसमें कि एक लोडिंग सिस्टम मूव कर रहा है, एक ट्रेन मूव कर रही है, तो एक व्हील लोड के नीचे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो मैक्सिमम किस कंडीशन के लिए होगा। तो ये कोई लोडिंग सिस्टम है, 1 2 3 3 पॉइंट लोड इसमें लग रहे हैं, ए बी ये बीम है और सी है ये इस बीम का सेंटर है, और ये जो 1 2 3 लोडिंग है आर ये इसका रिजल्टेंट है। तो अगर मुझे 2 वाला जो पॉइंट लोड है इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम करना है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि इस लोड को इस तरीके से प्लेस करो, इस लोडिंग सिस्टम को, कि सी पॉइंट जो है उससे इसकी डिस्टेंस ये और इसके रिजल्टेंट की डिस्टेंस ये दोनों सेम हो। अब क्वेश्चन यही है बट थोड़ा सा इसने लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया है, उसने डिस्टेंस पूछ बताई है जो ऑप्शन में वो एजेस से बताई है। तो अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है ये, तो सेंटर की दोनों साइड से डिस्टेंस होगी L/2 L/2, तो ये वाली डिस्टेंस इधर बचेगी, ये होगी L/2 माइनस ए, इधर की भी बचेगी वो हो जाएगी L/2 माइनस ए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट और जो व्हील लोड है खुद जिसके अंडर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वो एजेस से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। अब एक का हम लेफ्ट एज से ले रहे हैं, एक का राइट एज से ले रहे हैं, तो ये L/2 माइनस ए L/2 माइनस ए सेम होगी डिस्टेंस, तो ए होगा आंसर कि व्हील एंड द सीजी ऑफ द टोटल लोड सिस्टम, सीजी क्या है जो रिजल्टेंट है वो, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स ऑफ द बीम, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 में दिया है कि एक स्टैटिकली इनडिटरमिनेट पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है, एक तो प्लेन फ्रेम है मतलब 2D में है,
और ऊपर से बोल दिया पिन जॉइंटेड, तो मतलब वो फ्रेम नहीं एक ट्रस ही हो गया। तो एम और जे के बीच में क्या रिलेशन होगा? हर एक पॉइंट पर हमें जो हर एक जॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेंगी वो अब 2 मिलेंगी, क्योंकि प्लेन फ्रेम ही है और पिन जॉइंटेड है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो टोटल हमारे पास इक्वेशन हो गई 2j। टोटल जो रिएक्शंस हैं वो है 3। पिन जॉइंटेड जो फ्रेम या ट्रस होता है वो सिंपली सपोर्टेड के जैसे होता है। तो 2j माइनस 3। अब ये रिडंडेंट इंडिटरमिनेंट कब होगी? जब जो अननोन्स हैं वो इससे ज्यादा हों। ये तो हो गई नंबर ऑफ इक्वेशंस। और m अगर 2j माइनस 3 से ग्रेटर है तो उस केस में वो इंडिटरमिनेंट होगी, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन 56 में दिया है कि बल्क मॉड्यूलस है, ये किसका रेशियो है? तो ये जो नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, तो ए हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि एक इन्फ्लुएंस लाइन है, उसकी ऑर्डिनेट निकालनी है बी पॉइंट पर। इन्फ्लुएंस लाइन किसका है? रिएक्शन आरडी का। तो म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें डी पर आरडी का रिएक्शन का इन्फ्लुएंस लाइन बनाना है तो हम डी पॉइंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो डी पॉइंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे तो डी आ जाएगा यहाँ पर। अब सपोर्ट पे तो बीम रहेगी, सपोर्ट से ऊपर नीचे तो जा नहीं सकती, तो सी पर तो ये अपनी पोजीशन पे रहेगी क्योंकि सपोर्ट ने इसको पकड़ रखा है यहाँ से, और ये इस तरीके से जाएगी। बी पर तो सिर्फ हिंज है तो यहाँ से तो ऊपर नीचे जा सकती है बीम। ए पर भी अपनी जगह पे रहेगी, तो इस तरीके से बनेगा ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होंगे। तो इस वाले थीटा के लिए हम ये हो जाएगा 1/4, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन यहाँ पे x है, बी पर जो ये वर्टिकल है, तो x डिवाइडेड बाई जो हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली डायमेंशन है जो कि है 2, तो 1/4 इक्वल होगा x/2 के, और यहाँ से x आ जाएगा 0.5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58 में पूछा है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? तो सारे स्ट्रक्चर्स के लिए कर सकते हैं हम, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 में दिया है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स होते हैं, उनका सम क्या होता है किसी एक पॉइंट पर जो सारे मेंबर्स मीट कर रहे हैं उनका? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे ये ए बी है स्ट्रक्चरल मेंबर, ये ए सी है, ये ए डी है। अगर यहाँ पर मोमेंट एम लग रहा है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन तीनों मेंबर्स में। एम को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो टोटल रिजल्टेंट एम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो है इनका समीशन होगा वो 1 होगा, क्योंकि सारे जो मोमेंट्स मिला के है वो इक्वल होना चाहिए एम के। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि कॉलम एनालॉजी का जो मेथड होता है उसमें जो एनालॉगस कॉलम होगा उसका एरिया क्या होगा? तो कॉलम एनालॉजी मेथड होता है एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने का मेथड होता है, जिसमें स्ट्रक्चर के एक कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉगस हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उस स्ट्रक्चर की लेंथ तो सेम होती है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके, बट उसकी विड्थ होती है 1/EI के इक्वल। जैसे कि ये कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर ये इसका आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इससे आगे जो सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 2I है। तो इसका एनालॉगस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट वाले का विड्थ होगी 1/EI और सेकंड वाले की विड्थ होगी 1/2EI, पहले वाले से भी हाफ होगी, और लेंथ है वो सेम रहेगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो लेंथ तो सेम है, विड्थ है 1/EI, तो एरिया हो जाएगा L इंटू 1/EI, तो ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका जो भी फीडबैक है इस लेक्चर के रिगार्डिंग वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।